5 बार रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरा एसएसबी क्रैक नहीं हो पाया था। यहाँ तक लोगों ने बोलना शुरू किया कि 1 साल पिता ने पैसा लगाया, बेटी ने क्या करके दिखाया। छोड़ा था ना दिल्ली, और छोड़ के देख लीजिए लड़कियों को दिल्ली। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उस समय जिंदगी जैसे मेरी थम सी गई थी। हर रोज जंग हो रही थी, कुछ खाऊं ना खाऊं। फिर मैंने तय किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति अलावत है और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हूँ। आज मेरे लिए कहना बहुत ही आसान है, पर यकीन मानिए यह इतना भी आसान नहीं था। उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो एसएसबी में 2 बार स्क्रीन आउट और 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट रह चुकी हो, और उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसने 10वीं कक्षा ही 2nd क्लास मार्क्स से पास की हो। लेकिन इस सब के बावजूद मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, और कैसे खड़ी हूँ यही बताने में आज जोश टॉक पर आई हूँ। मेरी लाइफ में हमेशा से एक ही फिलॉसफी रही है कि जिद है तो जीत है, और शायद इसी जिद की वजह से मैंने अपना वर्दी का सपना पूरा किया। मेरी कहानी शुरू होती है हरियाणा के गांव डीगल से, जहां कोई पढ़ाई को लेकर जागरूकता नहीं थी। एक सरकारी स्कूल था जहां कोई गाइड करने वाला नहीं था, किसी की रुचि नहीं थी। पर इस मामले में थोड़ी सी लकी रही हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया और मेरा पूरा परिवार गाँव से निकलकर रोहतक शहर में रहने आया। पर आपने स्पाइडरमैन मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जब आपकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। और इन्हीं जिम्मेदारियों का मुझे एहसास बखूबी था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। जब आपके मन में एक सवाल आता है कुछ कर दिखाना है, तो उसका सीधा सा जवाब होता है सरकारी नौकरी। और कौन सी नौकरी जिसमें इज्जत हो, और हमारे देश में वर्दी से ज़्यादा इज्जत शायद ही किसी प्रोफेशन को मिलती है। तो मैंने भी सपना देखा एयरफोर्स में पायलट बनने का। 5 बार रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद, 2 बार वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स रहने के बाद शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा एसएसबी क्रैक नहीं हो पाया था। लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर मैंने तो एक जिद पाल रखी थी वर्दी पहनने की। अब मैंने अपनी गाड़ी का मुख एसएससी सीपीओ की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि एक यही गाड़ी मुझे मेरे स्टेशन तक पहुंचा सकती थी। इतने समय के बाद मुझे यह समझ आ चुका था कि अब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई बड़ा सपना पूरा करना है तो अपने छोटे छोटे सपनों को छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरुआत में परेशानियां आए, आपको ये भी लगेगा हे भगवान हम कहाँ फंस गए, पर यकीन मानिए अगर आपको अपने कल को बेहतर बनाना है ना, तो आपको अपने आज से लड़ना होगा। और मेरी लड़ाई भी मेरे कल की बेहतरी के लिए थी। अब मैंने तय किया कि मैं रोहतक छोड़कर दिल्ली जाकर तैयारी करूंगी। पर जब आप किसी गांव देहात से निकलकर किसी बड़े शहर जाते हैं ना, तो एक अलग ही डर का माहौल होता है। हर दूसरे बंदे के साथ आपका कंपटीशन होता है। यही मेरे साथ था। और आपको यह भी पता होगा कि एसएससी में कितनी ही सीट्स होती हैं। इन सब के साथ एक चीज़ क्लियर थी, वो थी मेरा फोकस। मुझे क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता था। इस सब के साथ मैं तैयारी में जुट गई। अब आप लोगों को पता होगा जब वर्दी की तैयारी करते हैं तो रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, अब बारी थी फिजिकल टेस्ट की। मैं बड़े जोश के साथ अगले दिन स्टेडियम में पहुंची शूज़ डाल के। यकीन मानिए दोस्तों, रनिंग करना तो दूर, मैं 100 मीटर जॉग नहीं कर पाई थी। अब इसे माँ बाप का लाड़ प्यार कहिए या कुछ और, मुझे इतनी सुविधाएं मिली थी। कभी शहर से बाहर जाना होता तो गाड़ी होती थी, शहर के अंदर कहीं 50, 100, 500 मीटर पर भी जाना है तो एक्टिवा होती थी, जिस वजह से मुझे कभी एहसास ही नहीं था कि मैं फिजिकली अनफिट हूँ। अब बारी थी दिल्ली से निकलकर दोबारा अपने परिवार के पास आकर तैयारी करने की। सुबह शाम मेरा भाई ने बिजनेस छोड़ा और मेरे साथ स्टेडियम जाने लगा। हफ्ते बाद दोस्तों ऐसी हालत थी कि मेरे पैरों पर सूजन आ चुकी थी, मेरे पैरों में गांठ पड़ चुकी थी। अब मम्मी पापा मेरा डाइट का ख्याल रखते और सुबह शाम मेरी मालिश करते ताकि मैं अगले दिन दौड़ पाऊँ। ये सफ़र यूं ही चलता रहा और दिन आया जिस दिन मेरा फिज़िकल था। लकीली मेरा फिज़िकल वहाँ था जहाँ सब इंस्पेक्टर्स को ट्रेन किया जाता है, जड़ोदा कला में। वहाँ उसकी चमक देखकर, ट्रेनिंग सेंटर की चमक देखकर एक अलग ही जोश था मेरे अंदर। दोस्तों यकीन मानिए, जो 4 मिनट की दौड़ पूरी होती है मैं 3 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करके लाइन से जब मैं पीछे मुड़कर देखा ना, 100-125 मीटर तक कोई बच्चा नहीं था। 9 फीट की लंबी कूद मैं 12 फीट कर रही थी और वहाँ खड़े ऑफिसर्स मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। धीरे धीरे सारा प्रोसेस पूरा हुआ और परिणाम का दिन आया। मुझे लगा अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, पर अफसोस परिणाम वह नहीं आया जिसकी मुझे उम्मीद थी।
मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जगह बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मिला था। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था, सब खुशियाँ मना रहे थे, मोहल्ले में मिठाइयाँ बँट रही थी, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। पर इन सब में एक इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो थी मैं। क्योंकि मेरा सपना जितना दिल्ली पुलिस में वर्दी लेने का था, उतना ही सपना मेरे माता पिता के साथ रहने का था। मुझे ट्रांसफरेबल पोस्ट नहीं चाहिए थी। समाज में बात फैल चुकी थी, बेटी अफसर बन चुकी है। कुछ समय बाद सब पूछने लगे, बेटी कब जाएगी, कब ट्रेनिंग शुरू होगी। तो जब घर वालों ने बताया कि बेटी को दिल्ली पुलिस का सपना है, ये नहीं जा रही है, तो सब लोगों ने बातें बनानी शुरू की। यकीन मानिए दोस्तों, समाज आपकी मदद करे ना करे, लेकिन सलाह ज़रूर देगा। मुझे भी बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, हुआ ही नहीं होगा, होता तो क्यों नहीं जाती। आखिर सब इंस्पेक्टर जैसी ऑफिसर पोस्ट कौन छोड़ता है। झूठ बोल रहे हैं, हवा बना रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने बोलना शुरू किया कि 1 साल पिता ने पैसा लगाया, बेटी ने क्या करके दिखाया। छोड़ा था ना दिल्ली, और छोड़ के देख लीजिए लड़कियों को दिल्ली। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे उदास कर रही थी, पर मेरे अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। इतने में आता है CBO 2018 का नोटिफिकेशन। दोस्तों, मैं इतने जोश के साथ तैयारी में लगी थी कि मुझे लग रहा था मुझे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। एग्ज़ाम आया, बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा प्री क्लियर हुआ। अब फिज़िकल भी मैं एक बार कर चुकी थी, मेरे लिए कोई टफ़ नहीं था। मेंस भी मैंने बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किया। अब मुझे लगा था मेरा सपना पूरा होने वाला है। पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 42 to 49 kg चाहिए, और मेरा वेट 68 kg था उस टाइम। अब मेरे पास 3 महीने थे, या तो मैं हार मान लेती या मैं कुछ करती। और वज़न भी ऐसा कि हम घी दूध खाया हुआ जो टूट ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास फैट नहीं था। अब मैंने खाना पीना, सब्जी रोटी दूध दाल चावल सब छोड़ दिया था। अब मेरी लाइफ में सिर्फ 3 ही चीज़ थी, ड्राई फ्रूट्स, पानी और सैलेड। इन सब पे मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब मेरा मेडिकल था, मेरा एडमिट कार्ड आया। 7 दिन बाद मेरा मेडिकल है, और अभी मेरा 5 किलो वज़न कम करना बाकी था। अब ये ज़िद मेरे दिमाग को पूरी तरह जकड़ चुकी थी, और ये पागलपन मेरे दिमाग में सवार हो चुका था। मैंने अब ये जो 3 चीज़ें खा रही थी वो भी छोड़ दी। अब मैंने सिर्फ जो पानी ले रही थी, मैंने पानी पीना भी छोड़ दिया था। जाहिर सी बात है, रोबोट तो है नहीं, बॉडी है। कमज़ोरी आई, चक्कर आए, बुखार आया, डॉक्टर ने दवाई दी। अब सीधी सी बात है, आपको दवाई लेने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा, पर मेरी ज़िद थी कि मुझे पानी नहीं पीना है। मैंने दांत के नीचे दवाई रखी, चबाई, सलाइवा इकट्ठा किया और दवाई को अंदर ले गई। अब बाहर वाले नहीं, मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, छोड़ दो। पर अभी शायद भगवान को और इम्तिहान लेना बाकी था। मेरे जीवन में एक और तूफान आया, मेरे नहीं आप सबके जीवन में भी आया। वो था कोविड-19। 24 मार्च 2020 को मेरा मेडिकल था, और 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन, जहां मेरे पास मैसेज आता है, योर मेडिकल एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उस समय ज़िंदगी जैसे मेरी थम सी गई थी। अब जहाँ सब घरों में अलग अलग पकवान बन रहे थे, अलग अलग डिशेस बन रही थी, मेरा वज़न था खाना छोड़ने के बाद टूटने का नाम नहीं ले रहा था। किसी को नहीं पता था ये वायरस कितना लंबा चलेगा। हर रोज़ जंग हो रही थी, कुछ खाऊं ना खाऊं। फिर मैंने तय किया, मैंने एक अपनी वॉइस में एक रिकॉर्डिंग खुद के फ़ोन में रिकॉर्ड की थी, जिसको मैं हर सुबह उठकर सुनती थी। वो थी, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, आगे बढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक ना एक दिन मंजिल खुद आएगी तेरे पास, तेरा हौसला देखकर। मैं हर सुबह इसको सुनती। अगर मैं एक चपाती भी खा रही थी, मेरा आधा 1 किलो वज़न बढ़ रहा था, उसके लिए मैं 8-8, 7-7 घंटे मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे वो दिन आया जब मेरा मेडिकल एग्ज़ाम था। दोस्तों, इस बार रिज़ल्ट वही था जो मैं चाहती थी। मुझे आज भी याद है, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा पूरा परिवार एक रूम में बैठा था, और मैं ज़ोर से दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाई थी, दिल्ली सब इंस्पेक्टर। सामने मेरे फादर बैठे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा की आंखों में आंसू देखे थे। आंसुओं के साथ चेहरे पर जो स्माइल थी ना, मैं उसे जीवन भर याद रख सकती हूँ। मेरी मम्मा इतनी खुश थी कि समझ नहीं आ रहा था वो अपनी खुशी रोक रही हैं या अपनी खुशी इतनी बयां कर रही हैं। पूरे परिवार में ऐसा ही माहौल था। दोस्तों, समाज ना बदलता बहुत जल्दी है। अब जब मेरे घर वाले घर से बाहर निकल रहे थे ना,
तो सब ने पूछना शुरू कर दिया था, ओह आपकी बेटी सब इंस्पेक्टर लगी है दिल्ली में, बड़े भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो कि ऐसी बेटी पाई है। दोस्तों, जो चमक मेरे माँ बाप की आंखों में होती थी ना, वो चमक देखने के लिए मैं एक बार तो क्या 10 बार इससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। ये चमक बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। और सिर्फ मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं बनी थी, मैंने ऑल इंडिया 64 रैंक हासिल की थी। अब एक बात तय हो गई थी कि भारत की बेटी को सिर्फ सुरक्षा चाहिए ही नहीं, भारत की बेटी सुरक्षा दे भी सकती है। अब हरियाणा में हर जगह एक कहावत है ना, भारी छोरिया के छोरा तक कम है, वो कहावत हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में गूंजने लगी थी। एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, पर उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना है। जय भारत जय। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कहते थे इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।